दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को आज प्रधानमंत्री ने दूसरी वार्निंग दे डाली और भूटान से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सुरक्षा मामलों में फैसले लेने वाली सर्वोच्च कमेटी है इस देश की, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं यानी अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजीत डोभाल, ये सारे लोग इसमें होते हैं। इस कमेटी के फैसले ने पिछली बार पाकिस्तान के धागे खोल दिए। इसी कमेटी ने निर्णय लिया था कि इसको मारना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते, और इसके लिए राम मंदिर और बाकी टारगेट निशाने पर थे। हिंदू त्योहारों को भी इन्होंने टारगेट कर रखा था और बड़ा खुलासा हुआ है जांच में कि ये लोग दिवाली पर हमला करने वाले थे। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है तब से सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि नरेंद्र मोदी इस बार अब क्या बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि पीएम पहले ही कह चुके हैं कि अब कोई एक भी आतंकी घटना हुई तो उसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर कार्रवाई। पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी 2 बार खुली चेतावनी भी दे चुके। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया क्योंकि अभी जांच चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के होश इसी से उड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को आज प्रधानमंत्री ने दूसरी वार्निंग दे डाली और भूटान से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सुरक्षा मामलों में फैसले लेने वाली सर्वोच्च कमेटी है इस देश की, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं यानी अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजीत डोभाल, ये सारे लोग इसमें होते हैं। इस कमेटी के फैसले ने पिछली बार पाकिस्तान के धागे खोल दिए थे। इसी कमेटी ने निर्णय लिया था कि इसको मारना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का धुआं कर दिया गया था। अब इसी सीसीएस की आज अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग हुई है और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उस मीटिंग से पहले आपको वो बता दूं। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट आतंकी हमला है। सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है और खुलकर इसको लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ है इस सीसीएस की बैठक में। आतंक के हर स्वरूप के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लिख कर यह रेजोल्यूशन जो है वो बाकायदा पास किया गया है कि बॉस टेररिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह टेरर अटैक था, दिल्ली ब्लास्ट जघन्य आतंकी हमला था। ये अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बता दिया है, यानी मोदी सरकार ने दुनिया को बता दिया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो एक जघन्य आतंकी हमला है। और मोदी सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि अब कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी बहुत इफ एंड बट की स्थिति बनती नहीं कि अब यह मामला यहां से कहां जा सकता है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज मोदी कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें क्या क्या लिखा था आपको यह बताता हूं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि देशद्रोही तत्वों ने दिल्ली में एक जघन्य आतंकी हमला किया है। कैबिनेट इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा करती है। इस आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को और उनके स्पॉन्सर की पहचान की जाएगी और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सरकार इस आतंकी हमले की जांच को उच्च स्तर पर मॉनिटर कर रही है। कैबिनेट ने तेज एक्शन के लिए सुरक्षा एजेंसीज की तारीफ भी की है। सुनिए कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, उसके बाद आपको दिखाता हूं कि पीएम मोदी ने क्या कह दिया जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। क्या सरकार ने इसे आतंकी हमला माना है? और जिस तरह से आतंकी संगठनों के नाम आ रहे हैं, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का नाम भी सामने आया है? सरकार इसको कैसे देखती है? थैंक यू। मैंने रेजोल्यूशन के टेक्स्ट को आपके सामने पढ़ा। बहुत स्पष्ट तौर से जघन्य आतंकवादी घटना, यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने खुलकर अब दुनिया को कह दिया है कि यह टेररिस्ट अटैक हुआ है। बॉस जांच कर रहे हैं कौन कौन इसमें शामिल थे, सब दुनिया के सामने रखेंगे और फिर क्या होना है वो तो भारत पहले बता चुका है। सीसीएस की मीटिंग से पहले ही नरेंद्र मोदी 2 बार चेतावनी ऑलरेडी दे चुके हैं। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट करके देश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश रचने वाले आतंकियों और उनके आकाओं दोनों को क्लियर मैसेज दिया है। उन्होंने भूटान से आने के बाद कहा कि जो भी इस साजिश के पीछे हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने भूटान में भी यह बात कही थी कि छोड़ने वाले नहीं, और अंग्रेजी में भी कही थी। अब भूटान से लौटने के बाद उन्होंने फिर यह बात कही है कि छोड़ेंगे नहीं, दोज बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी विल बी ब्रॉट टू जस्टिस।
24 घंटे में दो बार पीएम मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद सीसीएस की मीटिंग में बड़ा फैसला होना, इसे आतंकी हमला करार देना और कहना कि छोड़ेंगे नहीं, इससे पाकिस्तान का तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है कि पीएम मोदी अब पाकिस्तान को फिर फोड़ने वाले हैं। देखिए, पाकिस्तान के पत्रकार हों, लोग हों, सबको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो किया है उसके बाद मोदी का नया भारत तो नहीं छोड़ने वाला। पाकिस्तान के होश इसलिए उड़े हैं क्योंकि उसे पता है कि नरेंद्र मोदी छोड़ने वालों में से है नहीं। नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि दिल्ली ब्लास्ट करने वालों की जो साजिश थी, वो साजिश कितनी भयानक थी। जैसे पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकियों ने मारा था, वैसे ही ये फिर से हिंदू पहचान पर हमला करने की प्लानिंग करके बैठे थे। आतंकियों का पूरा प्लान था कि हिंदू पहचान पर हमला किया जाए और इसके लिए राम मंदिर और बाकी टारगेट निशाने पर थे। हिंदू त्योहारों को भी इन्होंने टारगेट कर रखा था और बड़ा खुलासा हुआ है जांच में कि ये लोग दिवाली पर हमला करने वाले थे। कई और धार्मिक स्थल इनके निशाने पर थे, जिसमें राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर शामिल है। यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी इसी फिराक में थे कि 6 दिसंबर को अयोध्या में धमाका करके बाबरी का बदला लिया जाए। ये कैसे लोग हैं बॉस? इनका बाबरी का बदला ही खत्म नहीं हो रहा। दुनिया कहां से कहां चली गई। डॉक्टर बन गए लेकिन इनको बाबरी का बदला ही लेना है और राम मंदिर को निशाने पर लिए बैठे थे। यानी फिर वही सब था जैसा पहलगाम में दिखा था। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों का असली प्लान क्या था, टारगेट पर कौन कौन से मंदिर थे, पूरी डिटेल अभी आपको आगे बताऊंगा कि जांच में कैसे कैसे क्या पता चला है। दिल्ली ब्लास्ट की गंभीरता इसी से समझिए कि नरेंद्र मोदी ने अब तक के 11 साल में देश के शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर कोई धमाका नहीं होने दिया। जिन शहरों, जिन बाजारों, जिन चौक चौराहे में यूपीए के जमाने में आए दिन बम फूटते थे, नरेंद्र मोदी ने 11 साल पूरे देश को सुरक्षित घेरे में रखा। आतंकी कश्मीर में घुसते थे, वहीं ठोक दिए जाते थे। इसलिए अब जब फिर से साजिश हो रही है कि उसी तरह से भारत को आतंक की आग में जलाया जाए, तो नरेंद्र मोदी ऐसा होने तो नहीं देंगे। इसलिए देखिए पीएम मोदी कैसे लगातार एक्शन में। भूटान से लौटते ही पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल चले गए। पीएम मोदी ने वहां घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा। पीएम मोदी एक एक घायल के पास गए, उनसे बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। आप देखिए जैसे घर का कोई बुजुर्ग होता है, एक एक से मिले, तबीयत ठीक है नहीं है, कैसे हो, सबसे बातचीत की। घायलों ने पीएम मोदी को जो आप बीती बताई, उसे पीएम मोदी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। पीएम मोदी ने किसी घायल के कंधे पर हाथ रखकर उसकी हिम्मत बढ़ाई, किसी के सिर पर हाथ रखकर यह भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है, और उनके चेहरे का भाव बता रहा था कि उन जख्मों को देखकर वो खुद कितने दर्द में। घायलों के अलावा पीएम मोदी डॉक्टर्स की टीम से भी मिले। ऐसे वक्त में जो ब्लास्ट के पीड़ित अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं, पीएम मोदी को अपने बीच देखकर उनकी भी हिम्मत बढ़ी होगी, दर्द कुछ कम हुआ होगा। इससे पहले पहलगाम हमले के वक्त भी जब पीएम मोदी सऊदी अरब से लौटे थे, तो एयरपोर्ट पर ही उन्होंने हाई लेवल मीटिंग कर ली थी। इधर नरेंद्र मोदी एक्शन में है, उधर तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। आज दिल्ली ब्लास्ट के सीसीटीवी फुटेज भी आ गए। यह ब्लास्ट का पहला सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है। गौर से देखिए, चांदनी चौक कंट्रोल रूम में कैमरे में ब्लास्ट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ और आप देखिए कितनी ज्यादा वहां पर भीड़ थी। पूरा जाम लगा हुआ है और उसी जाम के बीच में यह ब्लास्ट होता है। गाड़ियां रेंग रही थी जाम की वजह से, और तभी अचानक से यह धमाका हुआ। यह धमाके का पहला वीडियो, जहां देखिए उधर पीछे धमाके की लाइट से आपको पता चल रहा है कि गाड़ी कहां पर थी। 6:50 का वक्त था जब यह धमाका हुआ। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा एक दूसरा वीडियो डॉक्टर उमर का है। डॉक्टर उमर वही है जो कार चला रहा था, जिसने कार उड़ाई थी। यह वीडियो लाल किले की पार्किंग का है। इसमें भी सफेद रंग की i20 कार पार्किंग से अंदर जाती दिख रही है। वीडियो ब्लास्ट वाले दिन दोपहर 3:19 का है और यही आतंकी उमर बताया जा रहा है जो अंदर दिख रहा है। 3 घंटे तक वो पार्किंग में रहा। यह वो वीडियो है जो दिल्ली ब्लास्ट की कड़ियों को जोड़ने में काम आ रहे हैं। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में लगी है कि डॉक्टर उमर नबी धमाके से पहले पार्किंग में 3 घंटे कर क्या रहा था। धमाके वाले दिन वो कहां कहां गया था। सूत्रों से यह भी खुलासा हुआ है कि उमर नबी धमाके से पहले दिल्ली की एक मस्जिद में गया था। सूत्रों के मुताबिक उमर नबी रामलीला मैदान के पास फैज़े इलाही मस्जिद में गया। वहां करीब 10 मिनट रुका, जिसके बाद वो लाल किले की तरफ चला गया। जांच एजेंसीज ये भी जांच कर रही हैं कि कहीं उमर नबी सिग्नल फोन के साथ
कहीं अपने हैंडलर के संपर्क में तो नहीं था सिग्नल ऐप के जरिए। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जो 40 सैंपल उठाए हैं उसमें सिग्नल फोन ऐप के पार्ट्स होने की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, उमर के लाल किले पहुंचने तक के पूरे रूट को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई और भी था जो पूरे रास्ते में उससे मिला, उसकी कुछ मदद कर रहा था। वो मस्जिद गया क्यों? भाई वहां तुम आतंकी हमला करने वाले, उसके पहले नमाज पढ़ने गए थे क्या, या मस्जिद में किसी से मिलने गए थे? उमर नबी दिल्ली की किस मस्जिद में गया था और जांच एजेंसियों को मस्जिद से क्या मिला? हमारे सहयोगी मोहित ओम की एक रिपोर्ट देखिए। फिर एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, वो आपको बताता हूं। ये वो मस्जिद है जो फैज जलाई मस्जिद है तुर्कमान गेट की। इसी मस्जिद में बताया जा रहा है करीब 2:30 बजे वो 10 तारीख को पहुंचा था और यहाँ पर रुकने के बाद वो सीधा सुनहरी मस्जिद पार्किंग में पहुंचा है और वहां से वो फिर लाल किले के निकला है। मस्जिद की पार्किंग में वो करीब 3 घंटे रुका था, जो लाल किले परिसर के पास मस्जिद पार्किंग बनी हुई है, लेकिन उससे पहले 2:30 बजे के करीब वो इस मस्जिद में आया था। अब जांच एजेंसी खंगाल रही है कि आखिरकार वो इस मस्जिद में क्यों आया था, क्योंकि जब जांच एजेंसी यहाँ पहुंची है तो यहाँ के मस्जिद का जो ऑफिस है वहां से सारा डाटा लिया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज है उसको लिया गया है और पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस और जांच एजेंसियां कि वो यहाँ किस मकसद से आया था। क्या वहां नमाज अदा करने आया था या किसी और मकसद से यहां पर आया था? फिलहाल लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर उमर का साथी डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था, उस आरोपी मुजम्मिल के पास से अब तक 14 फोन रिकवर हुए हैं। मुजम्मिल के फोन से मिले सबूत बेहद अहम हो सकते हैं। मुजम्मिल सिग्नल ऐप के जरिए पाकिस्तान के अपने हैंडलर के संपर्क में था। पाकिस्तान में मुजम्मिल किससे बात करता था इसकी अभी छानबीन चल रही है, लेकिन उसके पास से हथियार मिले थे, उसके पास से विस्फोटक मिला था, यह तो सबको पता था। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है 14 फोन उसके पास से मिले हैं। एक और बड़ी खबर, मुजम्मिल की बहन बांग्लादेश से एमबीबीएस करने गई थी, उसे हिरासत में लिया गया है। मुजम्मिल की बहन का नाम डॉक्टर असमत है। डॉक्टर असमत की पिक्चर टाइम्स नाउ भारत के पास मौजूद है और अब यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश से ये लोग रेडिकलाइज होकर यहां आ रहे हैं कुछ इस तरह का करने के लिए? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में पल पल नए खुलासे हो रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, नई नई गिरफ्तारियां रोज हो रही हैं। दिल्ली पुलिस ने 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। उधर यूपी में सहारनपुर से भी आरोपी आतंकी डॉक्टर अदील के 3 करीबियों से पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनसे आतंकी डॉक्टरों से कनेक्शन को लेकर पूछताछ हो रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर और कितने टेरर लिंक हो सकते हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र एटीएस भी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। यानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। इन एक्शन की एक एक डिटेल आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल की जड़ें जम्मू कश्मीर में गहरी घुसी हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस उन जड़ों को अब खोद खोद के निकाल रही है। इस टेरर मॉड्यूल की जड़ में एक ऐसा व्यक्ति है जो अब जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। यह वो व्यक्ति है जिसके बारे में सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसी ने उमर से लेकर मुजम्मिल तक के कई डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया। यह शख्स साउथ कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला है और इसका नाम मौलवी इरफान अहमद है। इस इलाके के लोग इमाम इरफान के नाम से इसे जानते हैं। आरोप है कि इसका कनेक्शन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। पुलिस ने इसके पास से भी 5 फोन बरामद किए। जांच में पता चला है कि मौलवी इरफान अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करता था। सूत्रों ने बताया है कि मौलवी इरफान श्रीनगर के नौगाम की एक मस्जिद में मौलवी है। वो यहां प्रार्थना सत्रों का आयोजन करता था। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा है कि मौलवी इरफान अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता था और वो धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से संपर्क बढ़ाने लगता था। आरोप है कि मौलवी इरफान मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले स्टाफ और डॉक्टर से बातें करके उनकी मानसिकता समझता था और उस हिसाब से उन्हें कट्टर बनाने की कोशिश में लग जाता था। आरोप के मुताबिक मौलवी इरफान ही व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चला रहा था, क्योंकि भाई सबसे बड़ा काम तो है ब्रेन वॉश करना। अब पढ़े लिखे लोग उनको आतंकी बनाने का काम कर रहा था। ये इतना शातिर था कि अब तक पकड़ा नहीं गया था, लेकिन एक गलती ने इसके पूरे टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जैश के समर्थन में जो पोस्टर लगे थे, इस सिलसिले में पुलिस ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा था। उनसे पूछताछ में मौलवी इरफान और पूरे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ। जिस पोस्टर की वजह से पूरा कांड खुल गया वो आतंकी संगठन जैश का पोस्टर था।
इस पोस्टर में श्रीनगर के नौशेरा इलाके के लोगों को धमकी दी गई थी कि वो भारतीय एजेंसीज का साथ ना दें, नहीं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनसीआर तक फैले इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खिलाफ जांच एजेंसियों ने एक तरह की जंग छेड़ दी है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में तगड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है भाई। कुलगाम की आप तस्वीरें देखिए, अकेले कुलगाम में 200 जगह पे छापेमारी हुई है, 500 संदिग्धों से पूछताछ हुई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं और खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है। दिल्ली को दहलाने की जो साजिश की गई थी, उसका खुलासा तो जांच एजेंसियों ने कर दिया। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये छोटी मोटी साजिश नहीं थी, बड़ी प्लानिंग थी इनकी। भारत को ऐसा जख्म देने की प्लानिंग जो अगर सुरक्षा एजेंसीज ने न रोका होता, भाई साहब, देश में ऐसा आतंकी हमला ना हुआ होता जो ये लोग प्लान किए बैठे थे। उसके बारे में अभी डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन अभी भी चुनौतियां जो बची हैं, पहले उनके बारे में सुनिए। दिल्ली ब्लास्ट में 2 गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी कहा जा रहा है। एक कार i20 में तो विस्फोट हुआ, दूसरी लाल रंग की कार इको स्पोर्ट है। लाल रंग की इको स्पोर्ट का क्या राज है? 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की भी तलाश पूरी शिद्दत से की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरा अमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा था वो नहीं मिला है। 300 किलो अभी पकड़ा जाना बाकी है। लाल रंग की कार इको स्पोर्ट, जिसका दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन सामने आने की बातें हैं, वो कहा जा रहा है कि पुलिस ने बरामद कर ली है। ये वो लाल कार है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार धमाके वाली कार के साथ ही दिल्ली आई थी कहा जा रहा है। फरीदाबाद में एक्शन के बाद उमर और उसके साथी 2 गाड़ियों से दिल्ली आए थे। एक कार थी i20 जिसको उमर खुद चला रहा था, दूसरी कार थी लाल रंग की इको स्पोर्ट जिसकी तलाश की जा रही थी। यह लाल रंग की इको स्पोर्ट कार इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि यह कार भी उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DL10CK0458 है। कार का मालिक उमर उन नबी है। कार का फास्टैग भी उमर के नाम पर ही है। अब यह कार पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसके बाद दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई और राज खुल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि 300 किलो आरडीएक्स की तलाश कब पूरी होगी? जिस रेड इको स्पोर्ट की तलाश पुलिस को थी वो हरियाणा से मिली। लाल इको स्पोर्ट कार फरीदाबाद से मिली है, जहां के खंडावली गांव में यह कार खड़ी मिली। जिस फार्म हाउस में यह कार मिली वो उमर के दोस्त का बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यह वही लाल इको स्पोर्ट कार है जिसकी पुलिस को तलाश थी। कार उमर के दोस्त के फार्म हाउस से मिली और क्या क्या जानकारी मिली उस पर पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। खंडावली गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गांव इसलिए चर्चा में आ गया कि लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी की जो छानबीन की जा रही थी, वो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी यहीं मिली है। एनआईए की टीम, एफएसएल की टीम अब इस गाड़ी की जांच पड़ताल कर रही है। उमर के नाम पर ही ये गाड़ी बताई जा रही है। उमर से पहले देवेंद्र नाम के ओनर के पास ये थी। देवेंद्र इसका फर्स्ट ओनर था। उसके बाद में उमर ने इस गाड़ी को देवेंद्र से खरीदा था। दोनों नाम पे शक गया पुलिस को, क्योंकि i20 गाड़ी को बेचने में एक ओनर का नाम देवेंद्र पहले से ही था। उमर और देवेंद्र के नाम के बाद इस गाड़ी की सर्च की गई। अब जाकर ये गाड़ी हरियाणा पुलिस को मिली है। देखिए, लाल इको स्पोर्ट कार भले मिल गई हो, लेकिन अभी भी ढेर सारा अमोनियम नाइट्रेट मिलना बाकी है कहा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, लेकिन यह अमोनियम नाइट्रेट की पूरी खेप नहीं थी। अभी भी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट पुलिस की पकड़ से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में करीब 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, और जब तक 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट पूरी तरह नहीं मिल जाता, खतरा बरकरार रहेगा। इसलिए आप लोग भी जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सचेत रहें। आसपास कुछ भी संदिग्ध दिखे तो जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि आप देखिए, अमोनियम नाइट्रेट की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी अभी भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इसे बांग्लादेश के रास्ते भारत लाया गया था। बांग्लादेश से नेपाल होते हुए भारत लाने की भी खबर है। एक फर्टिलाइजर कंपनी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट चोरी किया गया था कहा जा रहा है। हमने कल ही आपको बताया था कि अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक और घातक हो सकता है, और जितना अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है उससे काफी बड़े इलाके में तबाही मचाई जा सकती है। अब 80 किलो अमोनियम नाइट्रेट क्या कर सकता है आप देख रहे हैं। अभी 300 किलो पकड़ा जाना बाकी है, और इसीलिए इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है।